नमस्कार दोस्तों। आज अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां किसी भी पल युद्ध का सायरन गूंज सकता है। इस टकराव की असली वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इसे रोकना चाहता है, जबकि ईरान हर हाल में परमाणु ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच कहानी ने अचानक एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। अब ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से बातचीत के लिए सहमति जता दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस मीटिंग की पुष्टि की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड या सीमित करने के संकेत दिए हैं, ठीक उसी वक्त जब अमेरिका अपने वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स मिडल ईस्ट में तैनात कर चुका है। एक तरफ बातचीत की टेबल और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। डिप्लोमेसी और डिस्ट्रैक्शन के बीच झूलती यही है इस संकट की सबसे डरावनी और असली तस्वीर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को खुली चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसके खिलाफ सख्त मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, जो दशकों से अमेरिका के सामने न झुकने का ऐलान करते आ रहे हैं, अब पहले से कुछ नरम नजर आ रहे हैं। और यही बदलाव पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान सच में अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाएगा, या यह सिर्फ अमेरिका के संभावित हमले को टालने की एक चाल है। इसका अंतिम जवाब तो वक्त देगा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि आज जिस ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका और इजराइल एक गंभीर सुरक्षा खतरा मानते हैं, उसकी नींव कभी खुद अमेरिका की मदद से रखी गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने टेक्नोलॉजी दी, वही आज उसे मिटाने के लिए मिलिट्री अटैक तक को तैयार हो गया है। यही है इस टकराव की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी परत। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे लौटना होगा। साल 1957, जब पूरी दुनिया कोल्ड वार की आग में जल रही थी, उसी दौर में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत खुद अमेरिका की मदद से हुई। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी के समर्थक और अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते थे। इसी नज़दीकी का नतीजा था कि 1957 में दोनों देशों के बीच एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत परमाणु सहयोग समझौता हुआ। इसके बाद 1967 में तेहरान यूनिवर्सिटी में तेहरान रिसर्च रिएक्टर की स्थापना की गई, जिसे अमेरिका ने 5 मेगावाट क्षमता के साथ परमाणु फ्यूल भी प्रोवाइड करवाया। 1970 में ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, और 1974 में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान का गठन हुआ। इसी साल ईरान ने 23,000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। ईरान अमेरिका संबंध पूरी तरह टूट गए। शाह को सत्ता से हटा दिया गया और एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। अमेरिका, जो कल तक दोस्त था, अचानक सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसी दौर में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सवालों के घेरे में आ गया। नई इस्लामिक सरकार ने शुरू में इसे एंटी इस्लामिक और अननेसेसरी बताया, लेकिन जल्द ही ईरान को समझ आ गया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक भी है। यहीं से ईरान का न्यूक्लियर सफर एक नए रास्ते पर मुड़ गया। 1990 के दशक में ईरान ने चुपचाप अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देना शुरू किया। नतांज और फोर्डो जैसी फैसिलिटीज बनाई गई, जिनका ऑफिशियली कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, और दुनिया को शक होने लगा कि ईरान का मकसद सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं है।
इसके बाद 2002 में ईरान में ओपोजिशन पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इन सीक्रेट साइट्स का खुलासा किया। इसके बाद मामला सीधे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तक पहुंच गया। जांच शुरू हुई और ईरान पर ट्रांसपेरेंसी न बरतने का आरोप लगा। यहीं से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गया। ईरान बार बार कहता है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर ईरानी नेतृत्व की सोच को समझा जाए तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। ईरान खुद को चारों ओर से दुश्मनों से घिरा मानता है। पश्चिम में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस, दक्षिण में खाड़ी के देश और सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल, जिसके पास अनऑफिशियल रूप से परमाणु हथियार मौजूद हैं। ईरान अपने पड़ोसी देशों जैसे इराक और लीबिया से सबक ले चुका है। इराक ने अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम को छोड़ दिया था, तब भी उस पर अमेरिकी हमला हुआ और यहाँ के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को मौत की सजा दी गई। इसके अलावा लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दिया था, लेकिन अंत में उनका हश्र भी सबके सामने है। ईरान का मानना है कि न्यूक्लियर हथियार ही उसकी अंतिम सुरक्षा गारंटी हो सकते हैं। इसके विपरीत अमेरिका और इजराइल का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी अपने प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। यह पूरा क्षेत्र दुनिया का सबसे अस्थिर इलाका बन सकता है। इसके अलावा अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी इजराइल सीधे ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। अमेरिका मानता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को रोकना चाहता है। पिछले 1.5 दशक में अमेरिका और इजराइल ने डिप्लोमेसी, साइबर वॉर, इकोनॉमिक सैंक्शंस और सीक्रेट मिशंस का सहारा लेकर ईरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करने का प्रयास किया है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई, जब ईरान के नेतांज न्यूक्लियर प्लांट में सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज अचानक खराब होने लगे। बाद में पता चला कि यह दुनिया का सबसे पहला साइबर अटैक था, जिसमें साइबर हथियार स्टैक्सनेट का इस्तेमाल हुआ था, जिसने ईरान के न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हमले के पीछे अमेरिका और इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज की भूमिका थी। इस साइबर हमले ने बिना किसी मिलिट्री एक्शन के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई महीनों तक पीछे धकेल दिया। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। 14 जुलाई 2015 को ईरान, अमेरिका और कुछ अन्य देशों के बीच एक हिस्टोरिक परमाणु समझौता हुआ, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA कहा जाता है। इस समझौते के तहत ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट की सीमा तय की, सेंट्रीफ्यूज की संख्या घटाई और इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी को अपने यहाँ चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम के इंस्पेक्शन की अनुमति दी। बदले में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर लगे कई इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दिए। यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित करने का सबसे बड़ा प्रयास माना गया। लेकिन यह समझौता ज्यादा समय तक नहीं टिका। 8 मई 2018 को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर दी और ईरान पर फिर से कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इस नीति को मैक्सिमम प्रेशर कहा गया। इसके तहत ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट, बैंकिंग और ट्रेड पर गंभीर असर पड़ा। इन सब प्रेशर्स को झेलते हुए भी ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। लेकिन इस प्रोग्राम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 27 नवंबर 2020 को ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फरीखजादे की हत्या कर दी गई। ईरान ने इस हमले के लिए सीधे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया। इसके अगले वर्ष 11 अप्रैल 2021 को ईरान के नेतांज न्यूक्लियर प्लांट में एक और बड़ा विस्फोट हुआ और इस प्लांट को भारी नुकसान हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने इस घटना के पीछे एक बार फिर इजराइल और अमेरिका का हाथ होने का शक जाहिर किया। इस घटना ने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को अस्थायी रूप से प्रभावित किया।
इसके बाद 22 जून 2025 की रात अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया। इस सीक्रेट मिशन के तहत ईरान की तीन सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। एडवांस बंकर बस्टर बॉम्ब्स और क्रूज मिसाइल से किए गए इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान हुआ। कुल मिलाकर पिछले 15-16 वर्षों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हर हथकंडा आजमा लिया है। दूसरी ओर ईरान भी इस संकल्प पर खड़ा है कि वह किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बनकर ही रहेगा। इसी जिद ने आज पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है, जहां एक चिंगारी लाखों जिंदगियां छीन सकती है, अरबों खरबों की संपत्ति राख में बदल सकती है और इसकी लपटें पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है। अगर यह युद्ध भड़का तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका भी बन सकता है। धन्यवाद।